Greetings students, welcome back to class. As you know, we have completed our first chapter of history, French Revolution. There are NCERT based some exercise. We are going to dealing with that. Describe the circumstances leading to the outbreak of revolution protest in France. यानी उन रीजन्स उन कारणों के बारे में हमें बात करनी है जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. There were the some cause which led by the outbreak of the revolution protest. अब इसको वैसे तो हम अलग अलग सेंस में लिख सकते हैं. स्टूडेंट वेन एवर वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स और 3 मार्क्स देर मस्ट बी पॉइंट्स. अगर पॉइंट्स में इजीली हमने लिखा है तो एग्जामिनर उसको इजीली चेक करता है, और जब हम कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारे मार्क्स हमें अच्छे मिलते हैं. तो उसी तरीके से हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट. अब एबिलिटी के बिहाफ पर वहां पर लोगों को राइट नहीं मिले हुए थे, जो राइट मिले हुए थे वो बाय बर्थ. अगर एक अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति फर्स्ट या सेकंड स्टेट में है दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर वो थर्ड स्टेट में है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति तो भी उसको टैक्स पे करना होगा. लेट्स सी. There were the rich person in the society who received privileges by birth and leading the resentment among the peoples. दूसरा रीजन इसमें है there were the war with Britain for an independent America. अब अमेरिका के कॉलोनीज को फ्री करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया था, तो लोग इससे भी नाराज हो गए थे. उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेज्ड, यानी जो सारी की सारी पावर थी वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास थी, थर्ड स्टेट के लोगों को कोई राइट नहीं था. देयर वाज नो इक्वल डिवीजन ऑफ पावर इन द सोसाइटी. थर्ड स्टेट वाज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट फॉर मनी. फोर्थ पॉइंट यहाँ है सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी जो क्राइसिस वहाँ देखने को मिले हैं, यानी जो इडेबल गुड्स था उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मजबूरी में लोगों को रोड के ऊपर आना पड़ा था. देयर वॉज अ डिमांड ऑफ सप्लाई गैप ऑफ ब्रेड ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन. और लास्ट है ग्रोइंग मिडिल क्लास. ग्रोइंग मिडिल क्लास का मतलब है जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इतने जागरूक हो गए थे, अवेयर हो गए थे, अब उनको उनके राइट्स के बारे में पता चल गया था. बाहर दूसरी दुनिया यानी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जब वो वहाँ गए, वहाँ के सिस्टम को देखा तो उन्होंने यहाँ आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी. स्टूडेंट्स, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये 5 पॉइंट्स लिखते हो तो आपको बिल्कुल 5 मार्क्स ही मिलेंगे. अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का देन यू कैन राइट द 3 पॉइंट्स. द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर विच ग्रुप ऑफ फ्रांस सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस की सोसाइटी में जो ग्रुप थे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस ग्रुप को फायदा हुआ. एंड विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू रिक्लूस पावर एंड विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी किस ग्रुप को फायदा हुआ, किस ग्रुप को पावर मिली और किस ग्रुप को डिसअपॉइंट होना पड़ा. 3 क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन के अंदर लगे हुए हैं, तो हमें तीनों का अलग अलग से रिप्लाई करना होगा. उसी जो है उसी के हिसाब से हमें रिप्लाई करना होगा. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. थर्ड स्टेट बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन. डेफिनेटली जब थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था तो अब दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द किंग. दिस कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल क्लासेस, स्मॉल बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट, इन सभी लोगों को इस रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ था और ये सभी लोग थर्ड क्लास से रिलेटेड थे, थर्ड स्टेट से रिलेटेड थे. मोस्ट ऑफ देम गोट लैंड टू टिल, द बर्डन ऑफ टैक्सेशन वाज रिमूव्ड एंड रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका रिप्लाई तो हमें मिल गया. सेकंड, विच ग्रुप वाज फोर्स्ड टू रिक्लूस द पावर, किसको पावर यहाँ मिली. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर फोर्स्ड टू रिक्लूस द पावर and the churches were shut down and the church property was confiscated. The predominance of the first and second class over administration
एंड सोशल इकोनॉमिक प्रिविलेजेस वर अबोलिश्ड एंड इक्वलिटी वाज जो है एस्टेब्लिश्ड। इस तरीके से जो ज्यादा नुकसान यहाँ पर किसको हुआ, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को यानी स्टेट को नुकसान हुआ, और जो भी चर्च वगैरह को जो राइट मिले हुए थे वो सारे उनसे वापस ले लिए गए। लास्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन disappointed with the outcomes of revolution? The common people were disappointed with the outcomes of the revolution. Although the principles of equality, liberty, fraternity were implemented in the French society, remained a divided house between the haves and not haves. The social and economic conditions of the common people did not improve much as they had expected. मतलब चेंजेस तो हुए, इक्वलिटी भी मिल गई, लिबर्टी भी मिल गई, फ्रेटर्निटी भी मिल गई, लेकिन अभी भी जो रिसोर्सेज थे वो कम और ज्यादा थे, यानी अमीर अभी भी अमीर था, गरीब अभी भी गरीब था। थर्ड क्वेश्चन इज देयर स्टूडेंट, दैट इज डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी। यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव था वो पूरी दुनिया पर, मेनली यूरोप के ऊपर 19th और 20th सेंचुरी में कैसे देखने को हमें मिलता है। लेट्स सी हियर। तो 5 पॉइंट्स मेंशन करके, फर्स्ट पॉइंट इक्वलिटी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं थी और इसके बाद इक्वलिटी देखने को हमें मिली है, और जहां इक्वलिटी नहीं थी वहां लोगों ने इक्वलिटी की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, लिबर्टी की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, फ्रेटर्निटी यानी सभी को जो है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, डेमोक्रेसी यानी मोनार्किकल जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, लोगों की पावर आ जानी चाहिए, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, गवर्नमेंट जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के बारे में सोचेगी, टैक्सेशन के बारे में नहीं सोचेगी, इक्वलिटी दिखाएगी वहां पे, और पावर भी इक्वली शेयर होगी। तो ये सारे के सारे आइडियाज हमें यूरोप के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर स्टूडेंट, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी हमें उन राइट्स के बारे में बात करनी है जो हम आज इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। लगभग जो 1789 में ही जो राइट्स एक प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मिल गए थे, वो किस तरीके से आज हमें मिले हुए हैं, या कौन कौन से राइट्स हैं उनकी बात हमें करनी है। लेट्स सी, सम ऑफ द राइट्स वी एंजॉय टुडे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इक्वलिटी है हमारे पास, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी भी है हमारे जो प्रेम्बल उसके अंदर। वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसको प्रेम्बल बोलते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वहां पर इसको राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेयर किया गया है। तो फ्रेंच असेंबली ने इसको 27 अगस्त 1789 को डिक्लेयर कर दिया था। अब इसके अंदर राइट्स कौन से थे? राइट टू लिबर्टी इज द पावर ऑफ डूइंग एनीथिंग विच इज नॉट इंजीरियस टू एनी अदर्स इंडिविजुअल। यानी जब आपको वो सारी लिबर्टी है जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता। सेकंड पॉइंट है राइट टू इक्वलिटी इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल दैट प्रोहिबिट्स एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, voting rights are given to the all individual regardless of gender and class। यानी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का उनसे होगा नहीं, भले ही वो कास्ट बेस्ड हो, भले ही वो जेंडर बेस्ड हो। फ्रेटर्निटीज implies peace and brotherhood among the individual living in the society। उसके बाद है freedom of the experiencing one's opinion through speaking, printing and writing and taking the responsibility of the same if such liberty is abused। अगर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, जो राइट्स दिए हैं उनको ओबे नहीं किया जाता, तो फिर उसको जस्टिस भी मिलेगा। नेचुरल एंड द इनएलिएबल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये राइट्स भी दिए गए थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज क्वेश्चन 5th। वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज beset with the contradiction, यानी जो कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह हैं, मतभेद वगैरह हैं, उसको एक्सप्लेन करना है जो यूनिवर्सल राइट्स हमें मिले हुए थे। मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज डेफिनेटली beset with the contradiction. It had the following defects. Nothing was given in it about organizing meeting and freedom to make the association, यानी क्लियरली इनके बारे में डिटेल्ड नहीं था। Nothing was mentioned about the subject of public education, सही बात है, पब्लिक एजुकेशन के बारे में बात नहीं की। It did not give the freedom of trade and occupation, ये भी उसमें मेंशन नहीं था क्योंकि जो है स्लेवरी अभी भी जारी थी। It gave the limited right to citizen for owning property and state was free to confiscate anyone properties with the excuse of public welfare, मतलब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी तो रख सकते हो लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को कभी भी छीना जा सकता है, ये बोलकर कि ये पब्लिक वेलफेयर का काम किया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ ब्लैक स्लेव वर्किंग इन द फ्रेंच कॉलोनीज वाज आल्सो नॉट मेंशन्ड। यस, स्लेवरी की मैंने जैसे बात की उसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई थी। एंड इट डिड नॉट डिटरमाइन एनी ड्यूटीज विदाउट विच द राइट्स वर कंसिडर्ड द बेसलेस, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी मतभेद होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका लिखा गया था। स्टूडेंट्स, देयर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन का उदय किस प्रकार से देखने को हमें मिलता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द राइज ऑफ नेपोलियन। इन 1799 Napoleon became the first council after overthrowing the डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी का रूल था उसको हटाने के बाद फर्स्ट काउंसिल नेपोलियन बन जाता है। He acquired the numerous number and even adopted the plebiscites in which the 99.9 people voted for his new administrative system। तो जो प्लेसिबिसाइड्स है इसका मतलब होता है एक प्रकार से जनमत संग्रह, मतलब कॉन्फेडरेशंस। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं जैसे लोगों से पूछना, वोटिंग करवाना, क्या आप मेरे अंडर रहना चाहते हो या नहीं। तो इस तरीके का कोई जनमत संग्रह करवाएगा जिसमें 99.9 लोगों ने उसके फेवर में किया। He not only conquered new areas but also made peace treaties with the enemies। अब उसने ये कह रहा है कि युद्ध ही नहीं किए, एरियाओं को जीता ही नहीं, साथ में जो उसके दुश्मन थे उनके साथ उसने बहुत सारे समझौते भी किए। ऑल दिस प्रूव दैट ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो इससे लगता है कि वो कुशल प्रशासक था। ही इम्प्लीमेंटेड द मैनी रिफॉर्म्स, तो सोसाइटी में बहुत सारे सुधार भी उसने किए हैं। टिल 1799 टू 1804 कुछ इसमें दे रखे हैं। He stopped the inflation through the financial reforms. He established the Bank of France. He resolved the confrontation with the Pope, and which was started with the confiscations of the church property. And in 1789 की बात ही in 1789 for this he even declared the Catholic religion as the religion of the majority of the France। तो मेजोरिटी ऑफ फ्रांस कैथोलिक रिलीजन उसने उसको डिक्लेयर कर दिया था। पोप की प्रॉपर्टी को भी उसने ले लिया था। लेटर ऑन ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियन कोड विच बिकेम द बेसिस ऑफ फ्रेंच लीगल सिस्टम इन द फ्यूचर। तो 1804 में उसने जो है नेपोलियन कोड लागू कर दिया और नेपोलियन कोड के थ्रू तो उसने अपने आप को वहां का रूलर ही डिक्लेयर कर दिया था। दीज वर द एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन। And students, it was all over about this lecture and this chapter also. You have to write down these questions in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.